नमस्कार दोस्तों, मैं दीन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ अब आज शुरुआत करने जा रहे हैं। विषय ये कि जो भारतीय संविधान का जो आधार था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण 1935 का भारत शासन अधिनियम, और उस 35 के भारत शासन अधिनियम का आधार बने दो अधिनियम 1909 और 1935। देखिए दोस्तों, कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो तीनों एक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं कि बाकी जो एक्ट हमने पढ़े हैं, हालांकि उनका बेस जानना बहुत जरूरी था, उनको पढ़ना बहुत जरूरी था, लेकिन एग्जाम में ये तीन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, 1909, 19 और 35। अब हम बात करें कि इन तीनों में ऐसा क्या था कि ये आधार बन गए भारतीय संविधान के और भारतीय संविधान के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए। तो शुरुआत करते हैं हम 1909 के भारत शासन अधिनियम से। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम समझ सकते हैं कि 9 में जब हम संविधान को एक आधार देने शुरू कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों ने सोच लिया कि भाई अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हमें एट लास्ट भारतीयों को संभालना तो है, ठीक है। तो सोच लिए चीज कि भारतीयों को धीरे धीरे हमें क्या देना है, प्रतिनिधित्व देना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ चुकी थी कि प्रतिनिधित्व दिया जाए, कैसे भी हो प्रतिनिधित्व दिया जाए, कितना हो क्या हो ये अलग विषय है। तो शुरुआत हो गई प्रतिनिधित्व देने की। अच्छा, यहां पर लेकिन अंग्रेजों ने बड़ा खेल खेल गए, एक बहुत ही शानदार खेल खेल गए अपने दृष्टिकोण से, और हमारे लिए बहुत बुरा खेल गए। और वो ये कि भाई यहां पर जो हिंदू और मुसलमान जो दो कम्युनिटी हैं, और वो दोनों मिलकर के उन्होंने 1857 में क्रांति कर दी थी, तो आगे जाकर के भी ये एक रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज देखी कि अगर हम इन दोनों को अलग कर दें कैसे भी करके, ठीक है, किसी प्रकार की सांप्रदायिकता का बीज अगर हम यहाँ पर वह सीधी नीति दिन की फूट डालो राज करो, तो वो चीज तो उनको दिमाग में थी ना, तो वो चीज भी उन्होंने यहाँ पर अप्लाई करके वापस से एक तरह से अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। तो वहीं से शुरू करते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, और वो था उस समय का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है उसकी शुरुआत होती है 1909 के भारत शासन अधिनियम के अंदर। और जो प्रतिनिधित्व जो है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये कि सांप्रदायिक रूप से प्रतिनिधित्व भी, और उसमें फिर ये देखा गया कि भाई कैसे दे, किस तरीके से दे, बड़ा ही सोच समझ करके दिया उन्होंने, फैसला ही बहुत जबरदस्त तरीके से किया। कैसे किया देखते देखे, उन्होंने एक नई कंसेप्ट को चालू किया उन्होंने, और वो क्या था, पृथक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन मतलब एक अलग अवधारणा, और वो अवधारणा क्या थी कि भाई कैसे भी करके दोनों के अंदर वोटिंग सिस्टम में फूट डालो। तो वो कैसे डाली जाए, तो ये कि एक प्रतिनिधि जो मुस्लिम है, मान लिया कि एक कैंडिडेट है, क्या है, मुस्लिम कैंडिडेट है, तो उसके सामने यानी वो कैंडिडेट खड़ा किया तो सिर्फ मुसलमान लोग ही क्या करेंगे, इसको वोटिंग करेंगे, ठीक है। मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ, मुस्लिम ही क्या करने वाले हैं, वोटिंग। तो ये पृथक हो गया ना, अपने आप सारा सिस्टम क्या हो गया, जो चुनाव का सिस्टम था पूरा क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार से अलग करने का एक प्रयास इन्होंने शुरू किया, और ये सबसे पहली चीज थी इनके निर्वाचन में, या ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिनिधित्व देने की शैली थी उसमें एक महत्वपूर्ण चीज इन्होंने डाली, और वो थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो यहां ये बात तय हुई कि भाई संप्रदाय के लोग खड़े होंगे, संप्रदाय वाले वोट करेंगे, और वो पृथक हो गए, तो पृथक निर्वाचन भी इसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये कि 1909 के अधिनियम के तहत ही पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू होती है, या कहें कि सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ। अब इस समय हमें अच्छी तरह से मालूम है कि 1909 के अधिनियम को हम बोलते हैं मार्ले और मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम, ध्यान रखिएगा, पहले वाला छोटा यानी मार्ले मिंटो, और बाद में आएगा 1919, तो उसे हम कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि उस समय वो लोग भारत सचिव और भारत के गवर्नर थे। अभी यहां पर जो है वो मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो भारत का उस समय गवर्नर था, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। अब हम बात करें कि चलिए प्रतिनिधित्व के अंदर एक चीज तो इन्होंने क्या दे दी,
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया, तो निश्चित रूप से मार्ले को और जो मिंटो है सॉरी मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक या सांप्रदायिकता का जनक कह दिया गया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। या कई बार कई एग्जाम्स में सीधे ही पूछ लेते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कह दिया गया, क्योंकि एट लास्ट यहां से सांप्रदायिकता का बीज तो बो ही दिया। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का जनक कौन था? मिंटो था। ये अच्छे से आपको याद रखना है, इस बात में कहीं गलती नहीं करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। चलते हैं अगली चीज की ओर। तो अगली बात ये है कि जो दूसरा प्रतिनिधित्व था वो था समूह के अकॉर्डिंग, यानी कुछ समूह को और प्रतिनिधित्व दिया गया। और वो समूह कौन से थे? तो देखिए, एक तो कॉमर्शियल, जो मतलब एक तरह से बिजनेसमैन थे, उनको ये अधिनियम इसके तहत क्या दिया गया? विशेष रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया। 3-4 लोगों को दिया गया, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले विश्वविद्यालय के जो लोग थे उनको, विश्वविद्यालयों को। दूसरा, इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो कॉमर्शियल लोगों को दिया गया। कॉमर्शियल जो लोग थे, जो कार्य करते थे, यानी जो व्यापारिक गतिविधियां करते थे, उन लोगों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग वर्ग और ढूंढे उन्होंने, 2-3 ही नहीं बल्कि कई वर्ग ढूंढे उन्होंने, और उनके द्वारा अलग अलग लोगों को छांट छांट करके क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने प्रयास किया। अलग अलग लोग थे, समूह बनाए अलग अलग और उनको प्रतिनिधित्व दिया। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो 2 प्रकार से देने का प्रयास किया गया। एक सांप्रदायिक आधार पर और दूसरा समूह के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। और इस बड़ा सेलेक्टिव रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया कि अपने लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। ठीक है, बाकी सब साधारण। ठीक है, तो यहां पर भी उनके ही लोग थे और यहां पर भी उनके ही लोग थे। तो इस प्रकार से प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। मैं यहां नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो एक तरह से हिंदू मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास था। ठीक है, और यहां जो है वो उनको पर्सनल अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दे दिया। ठीक है, तो ये तो था उनका प्रतिनिधित्व देने का प्रयास, किसके तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। अब दूसरी बात, दूसरा जो इनका कंसेप्ट आता है वो है इनका जो गवर्नर की कार्यकारिणी, गवर्नर जो जनरल था उसकी कार्यकारिणी। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गवर्नर जनरल तो मैं गलत ही लिख रहा हूं। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं गलत? क्योंकि 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लग गए। लेकिन फिर भी आपको किताबों में क्या देखने को मिलेगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा विषय टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो वायसराय बोल दीजिए चाहे गवर्नर बोल दीजिए, लेकिन मूलतः ध्यान रखना है आपको कि ये वास्तव में तो वायसराय ही था। तो ये जो वायसराय और उसकी जो कार्यकारिणी है, ठीक है, इस कार्यकारिणी में अब की बार ये प्रयास किया गया कि प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। क्या बढ़ाया जाए? प्रतिनिधित्व। किसका? भारतीयों का। बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व इसके अंदर बढ़ाया जाए। अच्छा, कैसे बढ़ाएं? तो बात ये कि या तो गवर्नर जनरल नियुक्त करे, क्योंकि कार्यकारिणी थी, कोई 100-200 आदमी तो ले नहीं सकते, कोई 1 या 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति लेने थे। तो उस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, अच्छा ये बात भी हमने पहले पढ़ी है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर लिया गया था। लेकिन वो चूंकि गैर सरकारी थे, उनको गवर्नर कोई वैल्यू नहीं देता था, साधारण रूप से कुछ लोगों को सलाह के रूप में नियुक्त किया गया था, तो बहुत बड़ा इश्यू वहां पर नहीं था। लेकिन अब की बार इश्यू है। क्यों है? क्योंकि अब की बार प्रतिनिधित्व दिया गया है और वो भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, और वो भी नियुक्ति दी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या दी गई है? नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब है कि किसी न किसी योग्यता के आधार पर तय करके और फिर नियुक्ति की गई है। वो व्यक्ति कह सकता है कि मेरे में ये योग्यता थी और इसलिए आपने मुझे नियुक्त किया है। इतनी स्थिति इस समय आ गई थी, मतलब थोड़ा सुधार, बढ़िया सुधार इसे हम कह सकते हैं। तो यहां एक बात समझ में आ गई होगी आपके कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी क्या मिला? प्रतिनिधित्व। मैंने पहले शुरू में बताया था आपको कि 1909 का अधिनियम प्रतिनिधित्व देने की ही बात करता है। तो यहां तक हो गई ये बातें। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, तीसरी जो बड़ी बात आती है वो आती है परिषदों के बारे में। विधान जो प्रांत थे और प्रांतों की विधायिकाएं थी, विधान परिषदें थी। ठीक है, तो प्रांतीय विधान परिषदें कौन सी? प्रांतीय विधान परिषदें। तो देखिए, यहां एक बात तो तय थी कि जो विधान यानी कानून बनाने वाली जो प्रांतों के अंदर इकाई थी, उस परिषदों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का भी इन्होंने प्रयास किया।
उस परिषदों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, ये उन्होंने सोचा। अच्छा, बढ़ाने के बाद ये क्या करेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। संख्या बढ़ाने का प्रयास था, बहुत अच्छी बात थी, करेंगे क्या? तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि 1892 के अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में हमने पढ़ा था कि बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार जो है वो मिल चुका था इनको। ठीक है, बजट पे वाद विवाद ये कर सकते थे, इतनी बात तय हो चुकी थी। लेकिन अब यहां पर बात क्या थी कि बजट के अलावा भी, बजट के अलावा मतलब अन्य सार्वजनिक हित के जो मुद्दे थे, ठीक है, उन सार्वजनिक हित के मुद्दों के ऊपर भी क्या की जा सकती है, अब प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न जो है उसको पूरा करने के बाद उस पर पूरक प्रश्न, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, और साथ ही प्रश्न, पूरक प्रश्न, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि अगर मतदान हो तो मत भी देने का अधिकार इनको प्राप्त होगा। किनको? प्रांतीय विधान परिषदों के जो लोग थे उनको। इसका मतलब यहां पहले तो क्या दिया गया, भारतीय को प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व देने के बाद उनको ये पावर भी दिया गया, सार्वजनिक हित के विषयों पर भी अब वो लोग बोल सकते थे, उन पे कुछ कार्य वो कर सकते थे। तो यहां तक हमने ये बात पढ़ी। इसके अंदर जो 1909 के भारत शासन अधिनियम में शॉर्टली 4 बातें हमने विशेष रूप से इसके अंदर पढ़ी। क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहली चीज कि 2 प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया गया, एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जिसके तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मुसलमान खड़ा होगा और मुसलमान लोग ही उसको क्या देंगे, वोट देंगे। ये विशेष रूप से मुस्लिम कम्युनिटी को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास था इसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सभी वर्गों के लिए अलग अलग ऐसे सुविधा बराबर कर दी, ऐसा नहीं था। ये मुसलमानों को विशेष रूप से अब टारगेट बनाया था इन लोगों ने कि इनको तोड़ दो इनसे, ठीक है ना। जो भारत के अंदर जो विभाजन की स्थिति जो है वो इस प्रकार से बनाई गई थी। फिर उसके बाद दूसरी चीज थी वो थी कि दूसरा प्रतिनिधित्व समूह के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो समूह थे समाज में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कार्य करने वाले लोग, उनको भी प्रतिनिधित्व इसमें अलग अलग दिया गया। तीसरी बात जो थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के संबंध में, तो उस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, ठीक है, वो भारतीय नियुक्त किए जाएंगे। मतलब एक तरह से भारतीयों को क्या मिला, प्रतिनिधित्व मिला। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा पहला भारतीय था, कौन सा पहला भारतीय था जिसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति की गई? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा, याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो थे, सत्येंद्रनाथ याद रख लीजिएगा, सत्येंद्रनाथ सिन्हा ये पहले व्यक्ति थे जिनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय होने के नाते प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, क्या बनाया गया इन्हें? विधि सदस्य या विधि मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, विधि के क्षेत्र में कार्य उनको दिया गया। तो ये था इनका 19। अच्छा, इसके बाद ये चीज और देख लेते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद जो थी उनकी संख्या बढ़ाई गई। ठीक, और लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्रांतीय विधान परिषदों के लोग होंगे वो सार्वजनिक हित के प्रश्न पूछ सकेंगे, पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे, उनके ऊपर वोटिंग कर सकेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी 1909 के अधिनियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम देखें तो देखो एक चीज तो आप याद रखिएगा, मैंने पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी आपको, मार्ले मिंटो यानी छोटे वाला, यानी 1909 मार्ले और मिंटो अधिनियम बोलेंगे। मार्ले भारत सचिव जो ब्रिटेन में रहता था, और मिंटो उस समय भारत के अंदर रहने वाला गवर्नर जनरल, जिसे हम वायसराय कहेंगे, वो था। इसी प्रकार से 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, 1919 वालों को क्या नाम देंगे हम? 1919, और उसे नाम देंगे हम मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, उन दोनों व्यक्तियों में पहला व्यक्ति तो सचिव होता है और दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल। क्योंकि ज्यादा पावरफुल कौन है वहां, ब्रिटेन में बैठा हुआ सेक्रेटरी जो सचिव है, भारत सचिव। तो ये भारत सचिव है मॉन्टेग्यू और दूसरा है चेम्सफोर्ड। ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इन्हें कहते थे, और इन्हीं के नाम से अधिनियम जाना गया 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब हम बात करें कि इन लोगों के क्या विचार थे। जैसे कि मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा।
उसी प्रकार इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ विशेष कार्य तो किए। तो इन्होंने भी अपनी तरफ से एक तरह से द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है दोस्तों, एग्जाम में आएगा, पक्का है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, लगभग ये छप गया है, मान के चलिए आप, एग्जाम में तो छप गया। ठीक, बस आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या चीज है वो देखिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन जो कंसेप्ट है वो कहां से शुरू होता है, तो उसे समझने से पहले हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। क्या कि 1919 में एक तो बंगाल के अंदर जो सरकार थी, जो केंद्रीय सरकार थी उस समय की, अब भारत की राजधानी अब दिल्ली है, लेकिन उस समय तो बंगाल का सिस्टम था, सारा बंगाल चला करता था, तो इसलिए वहां पर केंद्रीय सरकार बनी हुई थी। और उसके अलावा मैंने बताया था कल आपको, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब है, बंगाल की जो विधान परिषद है, इसके अलावा मुंबई है, इसके अलावा मद्रास है और अन्य प्रांतीय विधान परिषदें हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कई जो विधान परिषदें हैं, उन विधान परिषदों से एक संबंध स्थापित करते हुए और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि भाई ये जितने भी प्रांत है ना, इनमें द्वैध शासन लागू करो। तो शुरुआत होती है द्वैध शासन की प्रांतों से। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से समझना। द्वैध शासन कहां से शुरू होगा? प्रांतों से। अच्छा, प्रांतों से क्यों शुरू किया? क्योंकि हम शुरुआत नीचे से करके देखेंगे कि सही होती है गड़बड़ होता है। ठीक है, जब नीचे की तरफ सक्सेस है तो ऊपर भी काम में ले लेंगे, और ऐसा ही किया था। प्रारंभ इन्होंने कहां से किया? प्रांतों से, और प्रांतों में जब सक्सेस रहे तो उन्होंने केंद्र में भी लागू करके देख ली ये चीज। ठीक है, यही द्वैध शासन। तो प्रांतों से उन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की। अब द्वैध शासन क्या है उसको जाने उससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं कि इसी 1919 के अधिनियम के तहत बंगाल के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मतलब केंद्र के अंदर, जिसे हम केंद्र बोलेंगे अब, ठीक है ना, तो केंद्र में क्या थी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। एक केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधानमंडल बोल सकते हैं उसे, ठीक है, और दूसरी प्रांत या बोल सकते हैं राज्य परिषद, राज्य परिषद। ठीक है, इस प्रकार से दो संस्थाओं का निर्माण हुआ। राज्य परिषद सीधा सा है कि भाई जितने भी स्टेट थे उस समय के, उन सब लोग वहां से सबके सब प्रतिनिधि यहां पर आएंगे, जैसे हमारी राज्यसभा होती है। वैसे ही केंद्रीय विधायिका जो थी उसके अंदर भी तय था कि ये एक निचला सदन होगा और इसके अंदर जनता के प्रतिनिधि ज्यादातर हिस्सा लेंगे। इस प्रकार का ही कुछ कंसेप्ट इसमें भी था। तो ये निचला सदन था, ये उच्च सदन था, ये तो कन्फर्म इसमें था। अब हम देखते हैं इसमें कि केंद्रीय विधायिका जो थी, उस केंद्रीय विधायिका में कितने लोग हुआ करते थे और राज्य परिषद में कितने लोग हुआ करते थे। तो देखिए, केंद्रीय विधायिका के अंदर जो है उनमें टोटल संख्या जो थी वो थी 144, जिसमें से 104 जो हुआ करते थे वो तो थे निर्वाचित। 104 तो क्या थे? निर्वाचित, और प्लस 40 बच गए, तो 40 जो थे वो क्या थे? मनोनीत। तो ये कंडीशन तो किसकी थी? केंद्रीय विधायिका की। इसी प्रकार हम बात करें राज्य परिषद की, तो राज्य परिषद के अंदर टोटल संख्या थी 60। कितने थे? 60। 60 में से 34, कितने? 34 लोग जो थे, 60 में से 34 कैंडिडेट निर्वाचित थे और बाकी मनोनीत थे। ठीक है, तो ये क्या थे? निर्वाचित। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर निर्वाचन और मनोनयन दोनों था। ठीक है ना, निर्वाचन और मनोनयन, ये टोटल संख्या है भाई, ध्यान रखना। ये हो गए 26, ठीक है, और ये टोटल संख्या है यानी 60 की संख्या है, ये राज्य परिषद के अंदर थी। अब हम बात करें कि इन दोनों का निर्वाचन किया। अच्छा, ये कब तक काम करेंगे, कितने साल तक काम करेंगे, काम करने का समय कितना होगा? तो देखिए, राज्य परिषद का कार्यकाल दिया गया 5 वर्ष, ठीक है, और जो ये थी केंद्रीय विधायिका, उसका किया गया 3 वर्ष का कार्यकाल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज थी। वही चीज है केंद्रीय विधायिका जो उस आज हमारे यहाँ 6 वर्ष का है, और वहां पर उस समय क्या था? 5 वर्ष और 3 वर्ष। ठीक है, अंतर उसी प्रकार का था, बस ये जो ज्यादा इसी का रहना है और कम इसी का रहना है कार्यकाल, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ राज्यसभा में 6 वर्ष और लोकसभा में कितना रहता है? सबको मालूम है कितना है? 5 वर्ष। ठीक है ना, चलते हैं। अब चलते हैं अपन 1919 के अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातों के ऊपर, जिसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात कौन सी थी हमारी? प्रांतों में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन का मतलब सीधा सा है कि शासन 2 भागों में बटा हुआ होगा। ठीक है, अब 2 भागों में बटा हुआ होगा, तो वो 2 भाग कौन से होंगे?
ठीक है। अब सबसे पहली चीज हस्तांतरित विषय, एक तो होता है कौन सा, हस्तांतरित, ठीक, और दूसरा जो था हस्तांतरित विषय, और दूसरा जो है वो है कि आरक्षित विषय। अच्छा, आरक्षित क्या, आरक्षित का मतलब है रिजर्व, यानी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास, गवर्नर जनरल यानी वो वायसराय बोलेंगे उसे, प्लस उसकी कार्यकारिणी, ठीक है। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी जो है उन दोनों के बीच, दोनों के पास, यानी ये जो पूरी की पूरी जो सरकार है, सरकार के पास तो विषय कौन से होंगे, आरक्षित, गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के पास। और हस्तांतरित विषय जो होंगे वो किसके पास होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ध्यान समझिएगा। हस्तांतरित विषय जो विधायिकाएं है ना, ये राज्य विधान परिषद है, मैंने बताया उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बंबई और मद्रास, बंगाल, इसी प्रकार की और, ठीक है। तो ये सब जो प्रमुख विधायिकाएं थी, सारी विधायिकाओं की बात करेंगे हम, उन विधायिकाओं के अंदर या उनके प्रति जो उत्तरदायी लोग थे, इनके प्रति उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी लोग जो थे, उन उत्तरदायी लोगों को बनाया गया था मंत्री, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा बनाया गया था, ये गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी के द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी द्वारा बनाए गए जो मंत्री थे वो किसके प्रति उत्तरदायी थे, विधायिकाओं के प्रति, ठीक है। और विधायिका कहाँ की, राज्य की, या बोल सकते हैं प्रांतीय विधायिकाएं जो थी, उन विधायिकाओं के प्रति क्या थे, ये उत्तरदायी थे, ठीक है, राज्यों की विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। तो इन लोगों को कौन से विषय दे दिए गए, हस्तांतरित विषय, यानी जो बच गए वो विषय इनको दे दिए गए। और महत्वपूर्ण विषय किसके पास होंगे, गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के पास होंगे। इस प्रकार से क्या किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अंदर विभाजन कर दिया गया। तो कितने हो गए शासन, 2 गए, एक शासन तो गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी का और एक शासन इन मंत्रियों का, तो 2 शासन हो गए ना, द्वैध शासन हुआ। अच्छा, ज्यादा दिन नहीं चला, फिर अगले अधिनियम 1935 के अधिनियम में ये कंसेप्ट सीधा कहां चला गया, केंद्र में चला गया, ठीक है। और केंद्र में जो था वो कंसेप्ट, यानी जो स्वायत्ता वाला जो कंसेप्ट था वो यहां आ गया था, तो चेंज हो गया था 35 में, पूरा ही क्या हो गया, चेंज। तो याद रखने की बात इतनी है कि द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों से हुई, नीचे से शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई मतलब पहले से, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम से शुरुआत होती है, किसकी, द्वैध शासन की, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो था, अच्छा इसमें एक चीज बात जो भी चर्चा का विषय था कि द्वैध शासन, उस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन का जो यहां पर प्रवर्तक था, देखो द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ, 2 शासन, द्वैध, ठीक है। द्वैध का मतलब है 2, मतलब 2 भागों में बांटा हमने, यानी एक तो जो है हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय, 2 में बांटा ना अपन ने। तो जो हस्तांतरित आरक्षित विषय में हमने बांटा, तो बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन का जनक कौन था, ठीक है। तो वो है लियोनस कार्टियस, लियो यानी लिया, लियो यानी ले लिया हमने पहले तो, और फिर क्या किया, उसको काट दिया, लियोनस और कार्टियस, ठीक है। लियोनस कार्टियस जो है वो क्या है, द्वैध शासन के जनक। भारत में द्वैध शासन के जनक कौन है, लियोनस कार्टियस। और काट करके कितने भाग कर दिए, 2, एक आरक्षित एक हस्तांतरित। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं लियोनस कार्टियस को। अब हम बात करें इसके अंदर कि जो द्वैध शासन का जो प्रावधान था, उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें और इसके अंतर्गत रह गई। तो देखिए दोस्तों, एक बात इसमें जो बनती है वो ये कि जो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना था वो कैसे चलाई गई। अब कुछ सुधार प्रशासन में भी हुए, द्वैध शासन के अलावा भी क्या थे, देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जो यहां भारत सचिव था, जो कहां बैठता था, ब्रिटेन में बैठता था निश्चित रूप से, भारत सचिव। अब ये जो भारत सचिव था ना, इसकी एक महत्वपूर्ण पावर ये था कि ये सबसे ऊपर था, इन सबसे, गवर्नर से भी और इन सबसे ऊपर था। ये बात हमने पहले पढ़ी है। तो भारत सचिव ने क्या किया, या इसको एक पावर दिया गया कि आप यहां पर नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलर और एडिटर जनरल यानी सीएजी की नियुक्ति आप कर सकते हैं, नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की कर सकते हैं आप नियुक्ति। ये पावर किसको दिया गया, भारत सचिव को।
अच्छा, इसने नियुक्ति कर दी अपने हिसाब से, लेकिन जैसे ही सीएजी की नियुक्ति हुई या नियंत्रक मालिकाकार परीक्षक की नियुक्ति होती, एक प्रश्न उठा कि भाई फिर आप जो आईएएस अधिकारी जो ले रहे हैं यानी सिविल सेवक जो ले रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ कीजिए, कोई ना कोई तरीका निकालिए कि आप उनको प्रशासकों के रूप में नियुक्त कर पाए। तो इसके लिए लोक सेवा आयोग की मांग उठी। किसकी मांग उठी? लोक सेवा आयोग, कि भाई इस प्रकार का एक आयोग बनना चाहिए। ठीक है, तो जब ये बात उठी तो ऐसे के अंदर एक आयोग आया लोक सेवा आयोग बनने से पहले। ठीक है, लोक सेवकों की जो एग्जाम लगी, उसकी नियुक्ति हो, उन सबके लिए जो आयोग बने, उस आयोग की रचना करने के लिए एक आयोग आया, जिस आयोग का नाम था ली आयोग। क्या आयोग था? ली आयोग। अच्छा, ली आयोग क्या करेगा और कब आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कब आया। ठीक है, तो 1923-24 के अंदर ये आया, 1923-24 में ये आया और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट देने के बाद 1926 के अंदर भारत में जो है वो लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। 26 के अंदर लोक सेवा आयोग आ गया, मतलब ये कह सकते हैं लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई 1926 में। ये एक इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने क्लियर हुई। अच्छा, इसने आके कन्फर्मली निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग बना करके और विभिन्न प्रकार के कार्य करने शुरू किए, लेकिन यहाँ दो बातें समझने की हैं कि लोक सेवा आयोग आया किसकी सिफारिश से? ली आयोग की सिफारिश से। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि ये कब बना? 1926 के अंदर। ये फैक्ट मत भूल जाना, दोनों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे कि ठीक है, यहां दो बातें क्लियर हुई कि पहले सीएजी बना, सीएजी बनते ही लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हो गई, लोक सेवा आयोग भी बन गया। अब क्या? अब उस गवर्नर जनरल का क्या करोगे? जो गवर्नर जनरल यहां पर था, उसकी जो कार्यकारिणी जो थी, उसका भी तो कुछ ना कुछ संशोधन करोगे। इतना बड़ा सुधार कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कार्यकारिणी जो है उसमें क्या संशोधन हुआ? तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक बड़ा संशोधन हुआ, और वो ये कि 50-50 कर दिया गया काम। 50-50 का मतलब क्या? कि भाई अगर आप जो 6 सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में थे, कार्यकारिणी में कितने सदस्य? 6, तो 6 में से 3 आप किसको लोगे? भारतीय होंगे। 3 क्या होंगे? भारतीय। ठीक है, 6 में से 3 भारतीय होंगे। 50-50 मामला ये कर दिया गया, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। ये ध्यान रखना, इनका जो मुख्य कमांडर है ना, कमांडर इन चीफ का मतलब सेना प्रमुख एक तरह से, तो उसको छोड़ दीजिए। कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, यानी गवर्नर जनरल जैसा ही पद था एक कमांडर इन चीफ, उस वो पद तो कार्यकारिणी के अंदर अंग्रेज का ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो 3 पद हैं उनमें भारतीय आएंगे, और निश्चित रूप से आएंगे। 50% काम उनका होगा ही होगा। 6 में से 3 भारतीय होंगे, निश्चित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। और गवर्नर जनरल था ही अलग। ठीक है, उसका कोई विषय नहीं है। तो अब हम बात करें कि इस प्रकार यहां पर भारतीयों की भागीदारी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर आ चुकी थी। अब बात आती है कि यहां पर जो पहले हमने पढ़ा 1909 के अधिनियम में कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका क्या हुआ? वो जो सांप्रदायिक निर्वाचन था, क्या वो खत्म हुआ या फिर आगे उसका विस्तार हुआ? तो निश्चित रूप से उनका टारगेट यही था, चालू उन्होंने इसलिए किया था कि उसे बढ़ाना ही था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का भी क्या होता है यहाँ पर? विस्तार। ठीक है, अच्छा किसमें विस्तार हुआ फिर? अब वो मुसलमानों को तो दे दिया था इन्होंने, फिर किसमें विस्तार हुआ? तो निर्वाचन जो था, निर्वाचन जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो हम बात कर रहे हैं, उसका विस्तार कहां पर हुआ? तो देखिए, सिख लिए गए। ठीक है, सिखों के अलावा ईसाइयों का अलग से निर्वाचन शुरू कर दिया। ठीक, तीसरी चीज, यूरोपीय जो लोग थे उनको भी अलग से निर्वाचन शुरू कर दिया, और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जो थे उनका भी अलग से निर्वाचन शुरू कर दिया गया। ये 3-4 चीजें यहां पर शुरू कर दी गई। तो इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या हो रहा है? यहां पर विस्तार हो रहा है, बढ़ाया गया इसको। ठीक है, और सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय, इन सब के अंदर इसे विभाजित करके, बांट करके और बड़े स्तर पर इसे फैला दिया गया। तो ये इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातों के अंदर हम देखें तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख के चलनी है। पहली चीज, एक तो ये प्रश्न अलग से याद रख लेना इसको, तो लियोनस कार्टियस के बारे में कि उन्होंने उनको द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। लियोनस कार्टियस, काटा यानी 2 भाग बन गए। दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है इसमें कि जो भारत सचिव जो था उसके द्वारा सीएजी की नियुक्ति की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरी बात, किस अधिनियम में? 1919 का बता रहा हूं मैं आपको। और दूसरी चीज कि लोक सेवा आयोग आया, कब आया? 23-24 के अंदर जो ली आयोग की नियुक्ति की गई, किसके तहत की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ली आयोग आया।
ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और 1926 के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर क्या था, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार होना था, वो हुआ। और उसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों की मजबूत भागीदारी हुई। मजबूत का मतलब है कि 50% से ज्यादा की तरह से बोल सकते हैं, कार्यकारिणी में तो 50% हो गया, ठीक है ना, और बाकी गवर्नर तो अलग से था, ठीक है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत हुए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले फिर। अब है अपनी 3 महत्वपूर्ण बातें जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में और रह गई। क्या? एक कि इस समय की बजट की स्थिति क्या थी 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक। दूसरा, एक वैधानिक आयोग आया इस समय, ठीक है। वैधानिक अधिनियम भी बोल सकते हैं उसे और आयोग भी बोल सकते हैं, वैधानिक अधिनियम बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो एक आयोग और अधिनियम के रूप में था ये, 10 साल के लिए आया था ये, ठीक है, वैधानिक अधिनियम। और तीसरी जो चीज थी वो थी गवर्नर जनरल को एक अध्यादेश दिया गया, यानी अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार था उसके पास, जो पहले मिल चुका था उसको, ठीक है। या आप कमेंट में करेंगे कि अध्यादेश कब मिला था, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं फिर याद नहीं करते, ठीक है। तो या तो वीडियो पिछला देखिए और उसके बाद कंफर्म करिए, ठीक है ना। और ये अध्यादेश आप बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट में डालेंगे कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश का अधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस समय कैसा बढ़ा, क्या परिवर्तन हुआ, वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो 3 चीजें आती हैं, वैधानिक अधिनियम या वैधानिक आयोग के रूप में था एक तरह से ये, ठीक है। इसकी भी स्थापना की गई कि भाई ये 10 साल के लिए कुछ काम करने वाला था। चलते हैं इन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं एक बार। पहले बात करेंगे हम बजट की, कि भाई 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंदर बजट की कंडीशन क्या थी, बजट कैसे था। तो देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें, बहुत बड़ा सुधार जो था वो किया गया कि केंद्र का बजट अलग बनेगा और राज्य का बजट अलग बनेगा। मतलब केंद्र और राज्य के बजट का जो है वो क्या कर दिया गया, अलग अलग विभाजन कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। केंद्र का बजट अलग, राज्य का बजट अलग, दोनों के बजट को अलग अलग कर दिया गया। तो ये तो इसके बजट के प्रावधान था। दूसरा प्रावधान वैधानिक अधिनियम या आयोग के संबंध में था। तो इसको क्या टारगेट दिया गया कि आप जब ये अधिनियम लागू कर दिया जाए उसके 10 साल तक आप पर्यवेक्षण करेंगे, 10 साल तक आप क्या करेंगे, इसका पर्यवेक्षण करेंगे, इसे देखेंगे, इसे समझेंगे और उसके बाद में इसका जो रिजल्ट निकल करके आया, भाई ये सकारात्मक हुआ, नकारात्मक हुआ, ठीक है, 10 साल बाद आप इसकी क्या देंगे, रिपोर्ट देंगे। इस प्रकार का प्रावधान इस अधिनियम में ही कर दिया गया, ये व्यवस्था इस अधिनियम में ही कर दी गई, ठीक है ना। और ये चीज इसमें तय कर दी गई कि आप 10 साल बाद इसको पूरी को जांच करके हमें बताएंगे, ये चीज तय हुई। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था जो अध्यादेश जो है वो, इसके बारे में आपको मैंने कहा कमेंट में बताएंगे आप कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश का अधिकार कब प्राप्त हुआ। अब अध्यादेश की जो स्थिति है, ठीक है, वो कैसी रही। तो देखिए दोस्तों, कानून बनता है ना तो वो वही बात है, 3 प्रकार से 3 तरीके से इसके अंदर परिवर्तन आता है। सबसे बड़ी चीज क्या कि मान लीजिए जब विधायिका कानून बना रही है तो वो नहीं है, विधायिका नहीं है तो ही तो अध्यादेश आता है। भाई अध्यादेश का मतलब क्या है, अधिआदेश। भाई जब विधायिका नहीं है तो उस समय गवर्नर आदेश देगा, वो अध्यादेश है। तो अध्यादेश की जो पोजीशन थी वो यही थी कि गवर्नर, जब विधान परिषदें नहीं होंगी तब गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करेगा। अब बात यह आती है कि इसके अलावा जो इसके तहत ही पावर दे दिए गए गवर्नर जनरल को, वो क्या दिए गए इस अधिनियम के तहत। तो 3 प्रकार के पावर दिए गए। क्या थे वो 3 पावर, सुनना ध्यान से। क्या था कि सबसे पहले तो जब विधायिका कानून बनाएगी तो बनाने से पहले कुछ विषयों पर, पहली बात, कुछ विषयों के ऊपर पूर्व स्वीकृति लेगी। अच्छा, पूर्व स्वीकृति किससे लेगी, इससे ऊपर कौन होगा विधायिका के ऊपर इस समय, तो वो होगा गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल से पूर्व स्वीकृति ली जाएगी कि भाई इस कानून को हम लेकर के आए, बनाएं या नहीं बनाएं। दूसरी कंडीशन और इसमें क्या जोड़ी गई, वो ये कि जब कानून बना रहे हैं, बनाते समय गवर्नर को लगा कि भाई आप जो कानून बना रहे हो वो गलत है, तो 1 मिनट रुक जाओ आप। तो क्या करें भाई, तो इसको मैं किसके लिए भेजूंगा, सम्राट के पास भेजूंगा, सम्राट चेक करेगा और फिर हम आपको दे देंगे, फिर आप कानून बना लेना, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन, सम्राट के लिए रोक लेना, सम्राट के लिए रोक लेना। अच्छा, सम्राट के लिए रोक करके कौन, सम्राट थोड़ी चेक करेगा, लेकिन बात यही थी कि एक बार उस पर रोक लगा देना, गवर्नर जनरल ने उस पर रोक लगा दी, ठीक है।
तो सम्राट के लिए रोक लग जाना। और तीसरी बड़ी बात जो थी वो ये कि सम्राट के लिए रोक तो लिया आपने कानून को, आपने कानून के ऊपर रोक लगा दी, ठीक। अब तीसरी बात, भाई पहली बात तो कानून आया उससे पहले की, दूसरी कंडीशन कानून चल रहा था और उसको बीच में रोक करके सम्राट के लिए रोक लिया। लेकिन अब मान लीजिए कि उस विधायिका ने कहा कि ये कानून तो बिना काम का था, नहीं बनना था, और ये कानून फेल हो गया, पारित ही नहीं हुआ साहब, ठीक है। तो ऐसे में फिर गवर्नर जनरल देखेगा कि कैसे नहीं हुआ पारित, हमें तो पारित करना था, तो क्या करें हम। तो इसलिए एक पावर और रख लिया गवर्नर जनरल ने अपने पास इस अधिनियम के तहत, और वो ये कि अगर विधायिका किसी कानून को फेल कर देती है तो फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल, ठीक है, अपना अंतिम आदेश या एक तरह से उसके ऊपर मोहर लगाएगा और उस कानून को पारित कर देगा, ठीक है। अंतिम आदेश किसका होगा, गवर्नर का ही होगा, गवर्नर जनरल का ही चलेगा। किसके ऊपर, उस कानून के ऊपर, जो भी करना आखिरी डिसीजन वही करेगा, और निश्चित रूप से वो अभी भी राष्ट्रपति के साइन होते हैं हमारे यहाँ भी, ठीक है, तो वो होगा। तो ये तीन प्रकार की बातों के माध्यम से एक प्रकार से पुनः कानून को किसके कब्जे में ले लिया गया, गवर्नर जनरल के अंडर में ही वो आ गया, अध्यादेश के थ्रू आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन परिवर्तन इसके अंतर्गत बड़े कर दिए गए, अध्यादेश के प्रावधान के तहत ये परिवर्तन कर दिए गए। तो ये था दोस्तों आज के 1919 और 1909 का जो अधिनियम हमने पहले पढ़ा, पहले 1909 फिर 1919, इन दोनों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर वापस देख लोगे तो गारंटी है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे लगातार जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अभी तक भी आप नहीं जुड़ पाए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।